तो आज हम लोग देखेंगे सेल डिवीज़न के बारे में, क्योंकि हमारा कल का टॉपिक हो चुका था क्रोमोसोम्स के बारे में। तो अगर हम लोग यहाँ तक देखें तो हम लोग डीएनए की बात कर लिए थे। तो डीएनए वाले में जब बात कर रहे थे हम लोग, तो डीएनए का जो कंडीशंस था या डीएनए वाला जो था, तो डीएनए में हम लोगों ने देखा था कि उसका थ्रेड कैसा होता है, यानी वो कैसा होता है, डबल हेलिक्स होता है, ये सब बातें हो गई थी। उसके ऊपर क्या पाया जाता है, जीन्स पाया जाता है। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया जीन्स के बारे में। तो जो जीन्स होते हैं, ठीक है ना, जीन्स की सबसे पहली खोज किसने की थी या सबसे पहली बार बताया किसने था, तो ग्रेगर मेंडल नाम था। ग्रेगर मेंडल इन्होंने किसमें से निकाला था जीन्स के बारे में, कहाँ पे खोजा था, पी, जो मटर होते हैं ना, मटर, तो मटर के अंदर से, ठीक है। इसीलिए ग्रेगर मेंडल को जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है, यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी अनुवांशिकी के पिता। अनुवांशिकी के पिता देखिए, इंग्लिश में जेनेटिक्स को क्या बोला जाता है, अनुवांशिकी। तो अनुवांशिकी के फादर कौन है, तो अनुवांशिकी के फादर यानी पिता कौन है, तो ग्रेगर मेंडल, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले किसके अंदर खोजा था जीन्स को, किसके अंदर, मटर के अंदर, ठीक है। आई बात समझ में, यस सर। ये बात आपको क्लियर कर लेनी है। ये जो जीन्स होते हैं वो किसके ऊपर कनेक्टेड होते हैं, डीएनए के ऊपर। इनके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर एक जनरेशन की, यानी किसी भी जनरेशन की क्या होती है, इन्फॉर्मेशन होती है कि उस जनरेशन के अंदर जो सेल है, उस सेल की अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ है, ठीक है। जनरेशन मतलब होता है पीढ़ी। अब मान लीजिए अगर आप पीढ़ी की बात करेंगे तो आप लोग अपने आप में खुद एक पीढ़ी हैं। इससे पहले आपके माता पिता हैं, वो सेकेंड जनरेशन हो जाएंगे। उसके पहले उनके मम्मी पापा हैं, उनके मम्मी पापा जो है वो थर्ड जनरेशन हो जाएंगे। आई बात समझ में। जैसे ऐसे समझ लीजिएगा कि मान लीजिए आपके बाबा दादी हैं, तो बाबा दादी जो है, बाबा दादी की जो संतान है वो, जैसे आपके पापा हो गए, चाचा हो गए, है वो समझ में। और मान लेते हैं कि ऐसे इन लोगों से क्या निकल के आए, मतलब मम्मी और पापा हैं, तो ये मम्मी पापा, तो ये ध्यान देंगे, अच्छे से समझेंगे। फिर मम्मी पापा के बच्चे जो हैं, ये बच्चे जो हैं ये, तो बाबा दादी हमारे लिए कौन सी जनरेशन हो गए, फर्स्ट जनरेशन हो गया, प्रथम पीढ़ी। इसके बाद ये कौन सी हो गई, सेकेंड जनरेशन, ये सेकेंड जनरेशन, और ये क्या हो गया, थर्ड जनरेशन। ये क्या हो गया, थर्ड जनरेशन, ठीक है, थर्ड जनरेशन। तो ये तीन ठो क्या है, जनरेशन है। आएगा समझ में, ये तीनों के तीनों क्या है, जनरेशन है। इस तरीके से जनरेशन होता है। तो अगर मैं क्या करूंगा, इस बच्चे के अंदर से, किसी भी बच्चे के अंदर से अगर मैं सेल निकाल रहा हूँ, उस सेल के अंदर से डीएनए के अंदर मैं जीन्स पकड़ूंगा, तो वो जीन्स मुझे लगभग उन सभी बच्चों की इंफॉर्मेशन देगा जो उस जनरेशन से बिलोंग करते हैं। उसी तरीके से अगर मैं आपके पापा के बॉडी के अंदर से या सेल का जो डीएनए है उसका देखूंगा स्ट्रक्चर, तो आपके पापा के भाइयों का जितना भी स्ट्रक्चर है वो सब का सब क्या होगा, सिमिलर होगा, ठीक है ना। वैसे ही आपके बाबा दादी का, तो इनके अंदर क्या है, एक जनरेशन की इंफॉर्मेशन होती है। आई बात समझ में। तो इन्फॉर्मेशन वाला समझ में आ गया ना, वो किसके अंदर कलेक्ट होता है, जीन्स के अंदर। किसके अंदर, जीन्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देख रहे थे कि एक सेल से कैसे नया सेल बनेगा, ठीक है। एक सेल से कैसे नया सेल बनेगा, तो सेल से एक नए सेल से क्या बोलते हैं, हाँ, एक सेल से नया सेल बनने को ही क्या बोलते हैं हम लोग, सेल डिवीजन, यानी क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन। लेकिन उससे पहले आपको समझना पड़ेगा क्या क्या, कुछ बातें आपको समझनी पड़ेंगी। वो क्या बातें हैं, तो ध्यान देंगे, आपको ये पकड़ना पड़ेगा कि मान लीजिए एक सेल है, ये एक सेल है, अब ये एक सेल नया सेल बनाना चाहता है। तो जब एक सेल नया सेल बनाता है तो सेल जो है दो ठो नए सेल बनाता है। कितने सेल बनाता है, दो नए सेल। एक सेल से कितने सेल बनते हैं, दो नए सेल। ये बात यानी सेल डिवीजन की बात किसने की थी, तो रुडोल्फ विर्चो ने की थी। किसने की थी, रुडोल्फ विर्चो। उन्होंने एक बात बोला था, ओमनी सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला। मतलब क्या है कि हर पूर्ववर्ती कोशिका, हर कोशिका अपने पूर्ववर्ती कोशिका से मिलकर बनी होती है, दैट मीन्स क्या है कि एवरी सेल मेड अप ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी वो हमेशा
अपने पुरानी वाली कोशिका, पूर्ववर्ती का मतलब पुरानी वाली कोशिका से मिलकर बनी होती है। और ये बात कि एक सेल से कितने सेल बनते हैं, 2 सेल बनते हैं, ये बात भी उन्होंने बताई थी। ठीक है, तो जिस सेल से बनता है, ध्यान दीजिएगा, जिस सेल से बनता है उसको हम लोग बोलते हैं पेरेंट सेल। क्या बोलते हैं? पेरेंट सेल। क्या बनता है? तो जिससे बनता है उसको क्या बोलेंगे? पेरेंट सेल। और ये जो नई बनी है, यानी इससे ये नई बनी है, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? डॉटर सेल। क्या होता है? डॉटर सेल। ये क्या है? डॉटर सेल। तो थोड़ा ध्यान से आप ऑब्जर्व करते रहेंगे तो आपको समझ में आएंगी चीज़ें। एक बात होती है, पेरेंट सेल से बन रही है 2 नई डॉटर सेल, और इन दोनों डॉटर सेल के अंदर सिमिलर कंटेंट होंगे, यानी जितना कंटेंट यहाँ पे होगा उतना ही कंटेंट यहाँ पे होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या सर? इसका मतलब यह कि देखिए इस सेल के अंदर क्या क्या है। पहले तो एक सेल के अंदर क्या क्या है ये जानना भी जरूरी है। क्या क्या होता है एक सेल के अंदर? तो एक सेल के अंदर अगर हम पूरे से इस पेरेंट सेल के अंदर डिस्कवरी करें तो कितने सेल क्या क्या पाए जाते हैं उसको पहले समझ लेंगे, तभी तो समझ में आएगा। तो इस सेल के पास क्या होता है? इस सेल के पास होगा, मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन। ये एक अगर एनिमल सेल है तो क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा। फिर क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा। उस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होंगे, जैसे कि राइबोसोम होंगे, राइबोसोम होंगे, यस सर, राइबोसोम होंगे। फिर और क्या होगा? तो और होगा राइबोसोम के बाद अगर मैं बात करूं तो राइबोसोम के बाद आपका आता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद क्या पाया जाएगा? गोल्जी बॉडी पाया जाएगा। गोल्जी बॉडी पाया जाएगा। गोल्जी बॉडी के बाद क्या पाया जाएगा? लाइसोसोम पाया जाएगा। लाइसोसोम पाया जाएगा। फिर वेकल्स पाए जाएंगे, वेकल्स पाए जाएंगे। फिर क्या पाया जाएगा? लाइसोसोम हो गया, फिर क्या पाए जाएंगे? वेकल्स। वेकल्स के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो फिर क्या पाया जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। फिर क्या पाया जाएगा? सेंट्रोसोम पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम। फिर क्या पाया जाएंगी? माइक्रो बॉडीज पाई जाएंगी। माइक्रो बॉडीज पाई जाएंगी। ये एक हो गया। फिर उसके बाद न्यूक्लियस को हम लोगों ने छोड़ दिया, न्यूक्लियस पाया जाएगा। न्यूक्लियस पाया जाएगा। और फिर न्यूक्लियस के अंदर क्या पाए जाएंगे? क्रोमैटिन पाए जाएंगे। क्रोमैटिन पाए जाएंगे। क्रोमैटिन का मतलब डीएनए पाया जाएगा। डीएनए मतलब एक्चुअल में समझ लीजिए तो क्या पाए जाएंगे? डीएनए पाए जाएंगे। डीएनए के बाद हिस्टोन प्रोटीन पाए जाएंगे, ऐसे समझ लेते हैं हम लोग। हिस्टोन प्रोटीन पाए जाएंगे और ये सब मिल के क्या बनाते हैं? तो क्रोमैटिन बनाते हैं। ये क्रोमैटिन फिर कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? क्रोमोसोम्स के अंदर। कब होता है ये समझ में आ गया था? यानी क्रोमोसोम्स कितने पाए जाते हैं? ये 23 पेयर। कितने? 23 पेयर। दैट मीन्स 46 ठो। कितने? 46 ठो। ठीक है, 46 ठो पाए जाते हैं, 23 पेयर्स पाए जाते हैं। फिर और क्या होता है? ये तो हो गया आपका 13वां चीज़ देखा जाए तो इसके अंदर और क्या पाए जाएंगे? तो न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म वगैरह तो इसके अंदर आ जाएगा, कंटेंट हो जाएगा। यानी इतनी सारी चीज़ें पाई जाती हैं इस सेल के अंदर, पेरेंट सेल के अंदर। तो एक बात बताइए, डॉटर सेल के अंदर भी तो इतनी चीज़ें पाई जाएंगी, हाँ या ना? अगर डॉटर सेल के अंदर इतनी चीज़ें नहीं पाई जाएंगी तो फिर डॉटर सेल क्या उस तरीके से नॉर्मल सेल की तरह बिहेव कर पाएगा? नहीं। तो कोई भी कमी ना हो, दैट मीन्स कि ये पूरी की पूरी चीज़ें इस सेल से इसमें भी जाती हैं। ठीक है, तो अब सोचने वाली बात ये होती है सेल डिवीजन के अंदर, मान लीजिए नया सेल बनाने जा रहे हैं। अच्छा, नया सेल कब बनता है? जब जरूरत होती है, आपको पता है ना? ठीक है, तो एक बात पहले आप समझ लीजिएगा कि ये जो मैं सेल बता रहा हूँ, एक बात और समझ लीजिएगा, हमारी बॉडी जो है 2 टाइप के सेल से मिलकर बनी है। एक बात अभी और क्लियर कर लेते हैं हम लोग। बॉडी जो है हमारे पास कितने सेल से मिलकर बनी है? 2 सेल से। एक है सोमैटिक सेल, सोमैटिक सेल, और एक है गैमेट सेल, गैमेट सेल। ठीक है, सोमैटिक सेल यानी हमारी बॉडी के लगभग पोर्शंस जो हैं वो किससे मिलके बने होते हैं? सोमैटिक सेल। यानी अगर हाथ का देखा जाए, मुंह का देखा जाए तो सब के अंदर कौन से हैं? सोमैटिक सेल। और ये जो मैं डिवीजन बता रहा हूँ आपको तो वो सोमैटिक सेल का है। ये किसका है? सोमैटिक सेल का। और जो आज मैं बात भी करूंगा वो लगभग किसके बारे में बात करूंगा? सोमैटिक सेल। गैमेट सेल, गैमेट सेल क्या होते हैं? तो गैमेट सेल वो सेल होते हैं जो बाद में, ये आधे आधे कंटेंट वाले होते हैं, जो बाद में जाके क्या करते हैं? एक नए सेल का निर्माण करते हैं। ध्यान देंगे, ये नए सेल का निर्माण करते हैं। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है कि ये जो सोमैटिक सेल होते हैं एक्चुअल में ये बॉडी को बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बॉडी को बनाते हैं। लेकिन गैमेट सेल जो है वह किसी भी बॉडी, किसी भी, मान लेते हैं कि कोई भी ह्यूमन है तो उस ह्यूमन द्वारा जो एक नया ह्यूमन पैदा होगा उसके लिए जो सेल बनाने की जरूरत पड़ती है वो किसके द्वारा बनती है? गैमेट सेल की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना?
सोमैटिक सेल हमारी बॉडी के अंदर जितने भी हैं सब के सब बनाएंगे, ठीक है। लेकिन ये सोमैटिक सेल किससे मिलके बने होते हैं? एक गैमेट सेल से। आई बात समझ में? एक गैमेट सेल से, यानी गैमेट सेल से हमारा नया मतलब नया जीव कब पैदा होगा? एक गैमेट सेल से पैदा होगा। अब वो गैमेट सेल जब फर्टिलाइजेशन करता है, अभी आगे पढ़ाया जाएगा, तो जाइगोट बनाता है। क्या बनाता है? जाइगोट। वो जाइगोट फिर किसको बनाएगा? सोमैटिक सेल को बनाएगा। लेकिन उस जाइगोट को बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? गैमेट सेल की। हमारी बॉडी 99% किससे मिलके बनी है? सोमैटिक सेल से। 1% क्या है हमारी बॉडी के अंदर? गैमेट सेल। ये तब ही होंगे, ये तभी जनरेट होंगे जब हमको क्या करना होगा? एक नई चीज या नया जीव बनाना होगा, ठीक है ना। नई संतान बनाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? गैमेट सेल का। हम जो सेल डिवीजन पढ़ने जा रहे हैं वो किसके लिए पढ़ेंगे? सोमैटिक सेल के लिए। अभी मैं फिलहाल में बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसमें समझिएगा सोमैटिक सेल के अंदर क्या होगा कि एक पेरेंट सेल किसमें टूट जाता है? 2 सेल्स के अंदर, ठीक है ना। ओके, इसी तरीके से हम लोगों का गैमेट सेल भी होता है, बस प्रोसेस थोड़ा सा चेंज होता है। गैमेट सेल तब बनाया जाता है जब नया जीव बनाना हो। ओके, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर? हाँ, मैंने ये बोला कि क्वेश्चन ये है कि मान लो इन सभी के पास अगर बात की जाए तो इस पेरेंट सेल के पास सभी चीज़ें एक एक ठो होंगी। सभी चीज़ें क्या होंगी? एक एक ठो होंगी। इसके पास साइटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म तो मान लो पानी है, वो तो ठीक है। राइबोसोम एक ही होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एक होगा, गोल्गी बॉडी भी एक होगा, लाइसोसोम, वेहिकल्स, ये सब के सब क्या होंगे? एक होंगे। अब अगर ये एक हैं और इनसे कितने बनने जा रहे हैं? 2, तो भाई ये बताओ कि क्या वो एक दो ठो दे पाएंगे? मतलब एक ही तो है और एक से क्या बनने जा रहे हैं? 2। तो इसका मतलब इस पूरे कंटेंट को क्या करना पड़ेगा? 2 ठो करेंगे तभी तो एक एक को बांट पाएंगे। समझ पा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ? इसका मतलब ये वाला जो सेल है इसको अपने इन सभी चीज़ों को, जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, इनको क्या करना पड़ेगा? डबल। अगर ये डबल नहीं करेंगे तो फिर ये 2 नए डॉटर सेल बनाएंगे? कभी नहीं बना पाएंगे। आई बात समझ में? इसका मतलब इन कंटेंट को डबल करना पड़ेगा, क्योंकि भाई देखो, अगर तुम खुद देखो तो लाइसोसोम एक है, वेहिकल्स एक है, अगर एक है तो कैसे 2 ठो में चले जाएंगे? समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब क्या करते हैं बोलो? इसको डबल करेंगे। आई बात समझ में? तब जाके ये क्या होंगे? बटेंगे। और यही सब प्रक्रियाओं को आपको आज देखना है कि किस तरीके से एक सेल दूसरे सेल को, नए सेल को बनाता है, ठीक है। तो मतलब मेरी बात समझ में आ गई कि हमको ये कंटेंट क्या करना पड़ेगा? डबल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डबल। अगर डबल नहीं करेंगे तो फिर नया सेल के अंदर हो ही नहीं पाएगा। इन एक से काम नहीं चलेगा। जैसे मान लीजिए, आप ही ध्यान से समझे कि मान लीजिए अगर आपके पास एक रोटी है और एक रोटी को 2 लोगों के अंदर बांटना है, तो क्या करेंगे आप? आधा आधा क्या करेंगे? देंगे कि नहीं करेंगे? यानी इसको 2 भाग में करेंगे कि नहीं करेंगे? और जब 2 भाग में करेंगे तभी जाके आपका क्या होगा? ये पूरा का पूरा 2 लोगों को मिल पाएगा। यस और नो? सेम टू सेम कहानी है। एक रोटी को क्या करने वाले हैं हम लोग? आधा आधा करेंगे, और यही प्रोसेस कोशिका विभाजन कहलाता है, ठीक है। समझ में आया? तो स्टार्ट किया जाए कोशिका विभाजन, ठीक है। ध्यान देंगे, यहाँ पे सभी बातें इंपॉर्टेंट हैं। मनुष्य के अंदर टोटल कितने होते हैं क्रोमोसोम्स? 46। यानी ह्यूमन बीइंग के अंदर कितने होते हैं? 46 होते हैं, यानी 23 जोड़े होते हैं, ठीक है। यह दिमाग में रखिएगा। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसके आगे हम लोग देखने जा रहे हैं। तो अगर हम देखेंगे तो कोशिका विभाजन के बारे में देखेंगे हम लोग, तो कोशिका विभाजन को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग सेल डिवीज़न। क्या बोलते हैं? सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न यानी कोशिका विभाजन। और कोशिका विभाजन जो है, कोशिका विभाजन अगर देखा जाए तो पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3। सबसे पहला होता है एमाइटोसिस, फिर आता है माइटोसिस, और फिर तीसरा होता है मियोसिस। हिंदी में बोलते हैं अमाइटोसिस को असूत्री विभाजन। आवाज़ नहीं आनी चाहिए। इसको बोलते हैं समसूत्री विभाजन। और मियोसिस का मतलब क्या होता है? असूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। इसको अच्छे से समझिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये अर्धसूत्री विभाजन। अब देखेंगे कहाँ पे ये, मतलब कहाँ पे एमाइटोसिस होता है, कहाँ पे समसूत्री होता है, कहाँ पे अर्धसूत्री होता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें अमाइटोसिस की, तो अमाइटोसिस जो होता है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर होता है। दैट मीन्स कि बैक्टीरिया जो होता है ना, या आप बोल सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। किसके अंदर? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर अगर पूछ देगा कौन सा विभाजन होता है, तो एमाइटोसिस होता है। देखिए क्या होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर केंद्रक होता ही नहीं है, यानी इसके अंदर क्या नहीं पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया ही नहीं जाता है।
पहली बात न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो जो क्रोमैटिन वगैरह होता है वो क्रोमैटिन कहाँ पे, जैसे मान लो अगर मैं एक बैक्टीरिया की बात करूँ तो बैक्टीरिया बहुत सिंपल होता है, बहुत क्या होता है, सिंपल होता है। इसके अंदर क्या है, मतलब ये बोला जाता है कि जो मैं बोला हूँ केंद्रक नहीं पाया जाने का मतलब है केंद्रक पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है इसके बारे में अच्छे तरीके से नहीं बताया जा सकता। बस ये मान लीजिए कि वहाँ पे जो भी केंद्रक है न्यूक्लियस है वो डेवलप्ड नहीं है, डेवलप्ड नहीं है। कई सारे लोग बोलते हैं कि पाया ही नहीं जाता है और कई जगह पे ये बोला जाता है कि डेवलप्ड नहीं होता है, यानी अच्छे तरीके से डेवलप नहीं होने के कारण उसका वर्क जो होता है होता ही नहीं है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें कंटेंट नहीं रहती है। पहली बात इसके अंदर देखेंगे तो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म में और कहीं पे ऐसे बिखरा हुआ क्या मिलता है आपको, क्रोमैटिन मिलता है। और क्रोमैटिन कैसा मिलता है, ये कैसा होता है, इसके अंदर जो डीएनए होता है, ये डीएनए क्रोमैटिन किससे मिलकर बनाता है, डीएनए से। और डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर होता है। कैसा होता है, सर्कुलर यानी गोलाकार, क्योंकि यहाँ पे कौन नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है। इसमें जो क्रोमैटिन है कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में ही स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है, साइटोप्लाज्म में। जबकि अगर हम लोग बाकी सेल की, बाकी एनिमल सेल की बात करें तो उसके अंदर हम बात करेंगे, उसके अंदर यदि हम लोग बात करेंगे तो देखेंगे हम लोग कि जो डीएनए होता है वो किसके अंदर कंटेंट होता है, क्रोमैटिन के फॉर्म में, न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, इसलिए वो पूरा का पूरा कहाँ पाया जाता है, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म के अंदर, वैसे बिखरा पड़ा होता है, ठीक है। और एक चीज़ और समझ लीजिएगा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया लेकिन आप लोग याद रख लीजिएगा राइबोसोम के बारे में। तो राइबोसोम क्या होता है, प्रोटीन फैक्ट्री होता है। और ये राइबोसोम भी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। ये एक होता है 70S और एक होता है 80S, ठीक है। 70S और 80S, इसको क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट, और इसको क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट यूनिट। ये बड़ी यूनिट है और ये क्या है, छोटी यूनिट। तो ये ही वाला राइबोसोम किसके अंदर पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक के अंदर। यानी बैक्टीरिया के अंदर कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक के अंदर कौन सा सेल कौन सा पाया जाता है राइबोसोम, 70S वाला। वो कहाँ पाया जाता है, तो वो यहाँ पे ऐसे चिपका होता है सेल मेम्ब्रेन के साथ, सेल मेम्ब्रेन के साथ। और बैक्टीरिया के पास क्या होता है, सेल वॉल भी होता है। बैक्टीरिया के पास क्या होता है, सेल वॉल भी होता है, ये दिमाग में रखिएगा। बैक्टीरिया के पास क्या होता है, सेल वॉल। यानी प्रोकैरियोटिक के पास क्या पाया जाता है, सेल वॉल भी पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन भी पाया जाता है। तो देखिए बैक्टीरिया के बारे में इतना जानकारी रख लीजिए कि इसके अंदर क्रोमैटिन जो होता है कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। केंद्रक इसके अंदर डेवलप नहीं होता है, इसीलिए कहाँ होता है, बाहर होता है। और राइबोसोम कैसा होता है, 70S। जबकि हम लोगों के अंदर, हम लोग किस सेल के अंदर आते हैं, यूकैरियोटिक। हम लोग का तो न्यूक्लियस डेवलप होता है ना, जिसका न्यूक्लियस डेवलप होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूकैरियोटिक। तो हम लोग क्या है, यूकैरियोट्स है। तो हमारे अंदर कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, 80S। कोई दिक्कत, लेकिन हमारे अंदर ऐसा नहीं केवल 80S पाया जाता है, हमारे अंदर दोनों पाया जाता है, 70S भी और 80S भी। लेकिन मेनली कंटेंट किसका होता है, 80S। इसके अंदर 80S एकदम नहीं पाया जाता। हमारे अंदर तो दोनों पाया जाता है लेकिन इसके अंदर 80S नहीं पाया जाता, सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाता है, 70S। कोई दिक्कत, बाकी चीज़ें इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती नहीं है, ठीक है। तो इतनी ही चीज़ें होती है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब इसके अंदर जो विभाजन होता है, यानी ये बैक्टीरिया अगर चाहे क्या करना, बनाना, कि एक नया बैक्टीरिया बनाना चाहे तो क्या करेगा, कौन सा विभाजन करेगा, एमाइटोसिस, है कि नहीं है। और एक बात, दूसरी बात ये देखेंगे कि इसके अंदर अगर हम लोग देखें कंटेंट, तो जितना वहाँ पे था 13-14 था कि नहीं था, था कि नहीं था, 13-14 थे। इसके अंदर 13-14 दिख रहे हैं, नहीं, इसके अंदर तो सिंपल है ना, इसके अंदर बहुत कम ही लोग हैं, बहुत कम ही लोग हैं। तो विभाजन अगर करना चाहेगा तो आसानी से कर लेगा, नहीं कर लेगा। तो असूत्रीय अमाइटोसिस का मतलब बहुत फास्ट होता है, सबसे पहली बात बहुत फास्ट होता है। इसीलिए एक बैक्टीरिया जो है, क्योंकि इसके अंदर कंटेंट ज़्यादा है नहीं, तो बहुत जल्दी ये क्या कर लेता है, अपने आप को ग्रोथ करा के तुरंत डबल बना लेता है, ये है वह समझ में। तो इनके कुछ नए सेल बनाने की जो प्रक्रिया होती है बहुत क्या होती है, तेज होती है, बहुत फास्ट होती है। इसीलिए जब किसी भी बीमारी वाला बैक्टीरिया हमारे सेल के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर जाता है, जैसे मान लीजिए ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया होता है, जिसको क्या बोलते हैं, बैसिल्स, ट्यूबोबैसिल्स नाम का बैक्टीरिया होता है। तो जब हमारे बॉडी के अंदर जाता है, जिसके कारण टीबी होती है, टीबी, तो टीबी का जो बैक्टीरिया होता है जो ही हमारे बॉडी के अंदर पहुंचता है त्यों ही ज़्यादा मात्रा में तुरंत क्या कर लेता है। अगर एक बैक्टीरिया पहुंचा है, 2 बैक्टीरिया पहुंचा है, तो हमारे इम्यून सिस्टम से अगर थोड़ा सा भी उसको एनर्जी मिल जा रही है तो फिर क्या करेगा, वो हमारे वहाँ करोड़ों की तादाद में अंदर बना लेगा वो जनसंख्या, है वह समझ में। क्यों, क्योंकि उसको कौन सा विभाजन कैसे बनाया है, वो एमाइटोसिस के थ्रू। कौन से के थ्रू, एमाइटोसिस। फास्ट क्यों होता है, क्योंकि कंटेंट क्या है, बहुत कम है वह समझ में। तो क्या होता होगा, इसको देख लेते हैं। इसको समझ में आ गया बैक्टीरिया के बारे में कि बैक्टीरिया कैसे करता है, या प्रोकैरियोटिक सेल कैसे करते होंगे अपना विभाजन, यानी कैसे नए सेल बनाते होंगे, तो एमाइटोसिस के थ्रू। इसके अंदर कंटेंट कम होते हैं, तो क्या होता है देखेंगे, तो बहुत आसान होता है इसका। तो ये ऐसे ऐसे पूरे के पूरे होते हैं, ये क्रोमैटिन फैला होता है, और क्या करते हैं ये लोग, आसानी से क्या हो जाते हैं, कोई बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं होता, और ये 2 नए सेल आसानी से बना देते हैं, ठीक है। कोई इसके अंदर झंझट नहीं होता है, कोई दिक्कत, क्योंकि इसके अंदर कंटेंट क्या है, कम है।
अब आता है माइटोसिस किसके अंदर होता है, तो माइटोसिस होता है यूकैरियोटिक के अंदर। किसके अंदर? यूकैरियोटिक, यानी कि हम लोगों के अंदर, यूकैरियोटिक के अंदर, यूकैरियोटिक के अंदर। अच्छा, अब इस वाले में भी थोड़ा समझ लेना कि अमाइटोसिस के अंदर तामझाम नहीं होता है, पहली बात, लेकिन जितने कंटेंट इसके अंदर होते हैं सेम टू सेम कंटेंट यहाँ पे आएंगे इसके अंदर भी, यानी जितना यहाँ पे कंटेंट रहेगा, जितनी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध है इन सेलों के अंदर भी क्या होंगे, उतने ही आएंगे। बस ये है कि सिंपल होने के कारण सिंपल ही आएंगे, ठीक है। यूकैरियोटिक के अंदर क्या होता है? माइटोसिस होता है, यानी हम लोगों के अंदर। और कौन से सेल को बनाने के लिए? ये कौन सा सेल बनाता है? सोमैटिक सेल। अगर माइटोसिस प्रक्रिया हो रही है तो कौन सा सेल बनेगा? सोमैटिक सेल। जैसे कि हमारी आँख का, नाक जो है, इन सब के सेल, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स का सेल। ये बात दिमाग में रखिएगा कि हमारी पूरी बॉडी का तो सेल बनाया जा सकता है, लेकिन हमारे ब्रेन के अंदर जो सेल पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? न्यूरॉन सेल। उस न्यूरॉन सेल के अंदर कभी भी क्या नहीं होता है? सेल डिवीज़न प्रोसेस नहीं होता है। यानी अगर आपका सर का कोई भी सेल डैमेज हो रहा है, जैसे कि हमको सर पे यदि चोट लग जाती है तो क्या होता है कि हम लोग को क्या बोलते हैं कि हम लोगों की डेथ होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, या अगर चोट लग जाती है तो सही नहीं होता। इसका कारण क्या है? जैसे मान लीजिए अगर हाथ पे यहाँ पे कटा तो यहाँ से पोर्शन अगर बाहर भी हो जा रहा है तो कुछ समय बाद यहाँ पे नया सेल आ जाएगा, क्योंकि सेल डिवीज़न प्रोसेस हो जाएगी। लेकिन यदि सर में यदि आपको चोट लगा तो सर के अंदर रिकवरी नहीं होगी। अगर सर के सेल डैमेज हो रहे हैं तो वो होते हैं न्यूरॉन सेल, और न्यूरॉन सेल डिवीज़न करते ही नहीं है। और अगर एक बार सेल वहाँ का गायब हो गया तो उसके बाद फिर तब क्या हो जाएगी? आपकी बॉडी डैमेज हो जाएगी या डिसबैलेंस हो जाएगी। और अगर ब्रेन के अंदर से थोड़ा सा भी सेल डैमेज हो रहा है तो इसका मतलब डेथ 100% श्योर है। समझ पा रहे हैं ना? क्योंकि वो नए सेल बनाते ही नहीं है। यानी इसके अंदर घाव अगर यहाँ से सेल निकला तो सेल हमेशा कभी आएगा नहीं। समझ में आ रही बात? ठीक है, इस बात को आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। ओके, समझ में आई बात? तो ब्रेन के अंदर कौन से सेल पाए जाते हैं? न्यूरॉन सेल। उनके अंदर सेल डिवीज़न नहीं होता है, और बाकी सेल के अंदर होता है। यानी पूरी बॉडी के अंदर जो सेल है वो सोमैटिक सेल है, और वो सोमैटिक सेल के अंदर सभी के अंदर डिवीज़न होगा, लेकिन किसके अंदर नहीं सिर्फ होगा? ब्रेन के अंदर। ओके, न्यूरॉन का। अच्छा, इसको देखेंगे, माइटोसिस के द्वारा क्या बनाए जाते हैं? सोमैटिक सेल। ठीक है ना, ये हमारी बॉडी के अंदर होता है। अब हम लोगों को यही पढ़ना है, माइटोसिस पढ़ना है। क्या करना है? माइटोसिस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? माइटोसिस। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये अमाइटोसिस। अब माइटोसिस पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। माइटोसिस की प्रक्रियाओं को देखते हैं। ठीक है, चलिए इन चीज़ों को आप लोग सबसे पहले क्या कर लीजिए? लिख लीजिए। तो अब हम लोग देखेंगे, थोड़ा बहुत राइबोसोम के बारे में कन्फ्यूज़न आ रहा है, तो इस चीज़ को मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। जो राइबोसोम के अंदर आप देख रहे हैं कि राइबोसोम के 2 टाइप हैं, एक है 70S और एक है 80S। इसको ब्रीफली पढ़ा जाएगा तो बात तो कुछ और होगी, लेकिन उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। वैसे ही आप समझ लीजिएगा, जो S लिखा गया है, दिस इज कॉल्ड स्वेडबर्ग यूनिट। स्वेडबर्ग यूनिट ये उसी वो साइंटिस्ट का नाम है जिसने इसको नापने का या मेजर करने का वर्क किया था, स्वेडबर्ग यूनिट। या इसको हम लोग एक और नाम देते हैं सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, या कोफिशिएंट ऑफ सेडिमेंटेशन। ठीक है ना, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। तो इसका कुछ मतलब अलग है, जब आपको सेल ब्रीफली पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे बताया जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि 70S फर्दर 2 और स्मॉलर यूनिट्स के अंदर टूटी है। एक है 50S और एक है 30S। उसी तरीके से एक है 60S और एक है 40S। अब आप कहेंगे सर ये था 70 और ये 70, 50 और 30 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 80। जबकि यहाँ पे 80 जो है टूटा हुआ है वो 40 और ये टूटा हुआ है 60 और 40 में। 60 और 40 तो कितना हो जाएगा? 100। तो सर ये तो गलत है। ठीक है ना, तो घबराइए मत, आप मैथ नहीं पढ़ रहे, ये बायोलॉजी है। ठीक है ना, ये बायोलॉजी के अंदर मैथ का कंटेंट यहाँ पे क्या बोलते हैं, 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4 होगा, वो वाला सिस्टम नहीं चल रहा है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब क्या है? अलग है। ठीक है ना, आई बात समझ में? तो इसको लेके कभी मत कंफ्यूज रहेगा। ये 70S टूटता है 50S और 30S में, और यहाँ भी ये दोनों टूटते हैं। ये दोनों अगर देखेंगे, एक 70S वाले का 70S का संरचना देखेंगे तो क्या होता है, ये बीच में एक संरचना होती है और इसके ऊपर एक ऐसे आपस में जुड़े होते हैं। जिस चीज़ के द्वारा जुड़े होते हैं, जिस एलिमेंट के द्वारा, वो होता है मैग्नीशियम +2, यानी मैग्नीशियम +2। और ये जिस राइबोसोम के ऊपर होते हैं, यानी ये इन राइबोसोम को हम लोग बोलते हैं पॉलीराइबोसोम। क्या बोलते हैं? पॉलीराइबोसोम। क्या बोलते हैं? पॉलीराइबोसोम। ये ऊपर वाला क्या होता है? तो ऊपर वाला आपका होता है 30S और नीचे वाला क्या होता है? 50S। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। ठीक है, तो बस इसके अंदर इतना दिमाग में रखिएगा। राइबोसोम को और क्या नाम दिया गया है? प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री है ये, प्रोटीन फैक्ट्री।
इसको प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। तो आई थिंक ये पूरा का पूरा आपका कंफर्म हो गया होगा राइबोसोम के बारे में। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, माइटोसिस। माइटोसिस कैसे होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने राइबोसोम पढ़ लिया, अब आगे की कहानी यानी माइटोसिस वाली जो कहानी है वो कल पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप लोग डन कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।